कामरान एकेडमिक क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। ये इंडियन पॉलिटी एमसीक्यूज़ सीरीज़ का थर्ड पार्ट है, जिसमें बेसिकली हम सिटीज़नशिप, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डीपीएसपी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ इस वीडियो का पीडीएफ आप टेलीग्राम लिंक कामरान एकेडमिक क्लासेस से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ग्रांटेड। यानी कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन सा आर्टिकल है जिसके ज़रिए से हमें कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स ग्रांट किए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, यानी कि आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 जो है उसके ज़रिए से हमें कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स ग्रांट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट स्पेसिफिकली मेंशन इन द आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से कौन सी वो चीज़ें हैं जो आर्टिकल 19 में है वो मेंशन नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो आर्टिकल 19 में नहीं है। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, फ्रीडम टू मूव फ्रीली, ये सारी चीज़ें जो है वो आर्टिकल 19 में है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ कम्स अंडर। बेसिकली जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है वो किसके अंडर में आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, ये फंडामेंटल राइट्स में आते हैं बेसिकली। और बेसिकली अगर हम बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ बहुत सारे हैं जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो रीट है 5 जो है वो सब के सब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, If an Indian citizen is denied a public office because of his religion, which of the following fundamental rights is denied to him? अगर हिंदुस्तान का कोई शहरी को किसी पब्लिक ऑफिसर बनने से इनकार कर दिया जाता है उसके धर्म के बेसिस पे, तो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन से आर्टिकल है या वो फंडामेंटल राइट्स है जो डिनाई कर दिया जाता है, उसको नहीं दिया जाता है। तो इसका एग्जैक्ट जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, राइट टू इक्वालिटी। यानी हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में समानता की बात करते हैं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 जो है इसी से रिलेटेड है। तो फिर किसी को भी किसी के बेसिस पे हमें किसी तरीके से डिनाई नहीं किया जा सकता। फंडामेंटल राइट्स जो है सबको इक्वल है, सबको एक समान है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, राइट टू इक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 5, फंडामेंटल फ्रीडम्स अंडर आर्टिकल 19 आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी कॉज्ड बाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के वक्त में हिंदुस्तान के बेसिकली अगर हम बात करेंगे कि फंडामेंटल फ्रीडम्स के जो राइट है आर्टिकल 19 में वो सब के सब सस्पेंड कर दिए जाते हैं। और हिंदुस्तान में जो इमरजेंसी इम्पोज की जाती है बेसिकली वो 3 तरह के होते हैं। एक हमारा नेशनल इमरजेंसी हो जाता है, एक हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी हो जाता है और एक प्रेसिडेंट रूल होता है। क्वेश्चन नंबर 6, द थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स इम्प्लाइज। थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स किस चीज़ को इम्प्लाई करता है, कहाँ पर हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो बेसिकली मतलब है वह है लिमिटेड गवर्नमेंट। यानी ये है कि अगर हम फंडामेंटल राइट्स नहीं देंगे लोगों को तो फिर जो गवर्नमेंट है वो जिस तरीके से चाहेगी अपने पावर को इस्तेमाल कर सकती है। तो पावर को कर्टेल करने के लिए क्या किया जाता है, फंडामेंटल राइट को इम्प्लाई किया जा सकता है। और उसी के बेसिस पे फिर हमें रिट्स भी दिए गए हैं, जो 5 रिट है वो हमको दिया गया है ताकि अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो उस सूरत में हम वो रिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन एक्ट आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अ फंडामेंटल राइट क्लासिफाइड अंडर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है राइट टू इक्वालिटी। यानी कि बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो आर्टिकल 15 जो है वो राइट टू इक्वालिटी में आ जाता है। तो बेसिकली अगर हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं तो वो 6 है। एक तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है, राइट टू इक्वालिटी है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ वगैरह है। तो टोटल 6 है फंडामेंटल राइट्स और उसमें जो है आर्टिकल 15 जो होता है वो राइट टू इक्वालिटी का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, एनी डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैन बी प्रेजेंटेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, उसको हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह उसको प्रेजेंट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज माइनॉरिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। जो हिंदुस्तान में माइनॉरिटी को जो हम रिकॉग्नाइज किया जाता है वो धर्म के आधार पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, आर्टिकल 14 गारंटीज इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू
इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, यानी कि ऑल पर्सन्स लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान में जितने भी लोग रहते हैं उन तमाम लोगों के ऊपर यह आर्टिकल को इम्प्लीमेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज इन सेवरल स्टेट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 5th। क्वेश्चन नंबर 12, अनटचेबिलिटी इज़ अबोलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इज़ पनिशेबल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने की बात की जाती है और इसी के साथ साथ ये जहाँ पे भी प्रैक्टिस की जाती है उसको पनिशेबल ऑफेंस माना गया है आर्टिकल 17 के ज़रिए से। क्वेश्चन नंबर 13, द कॉन्स्टिट्यूशन नेम्स आवर कंट्रीज़। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे कंट्री का नाम है वो क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इंडिया जो है हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इसके अलावा भारत, हिंदुस्तान या आर्यावर्ता जो है ये हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट हिंदी शैल बी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, यानी कि द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया का ये ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द मिनिमम परमिसिबल एज फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन एनी फैक्ट्री और माइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि मिनिमम जो एज होगा किसी भी फैक्ट्री में काम करने के लिए या माइंस में काम करने के लिए वो 14 ईयर्स है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंडीशन फॉर बिकमिंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है एक्वायरिंग प्रॉपर्टी। ये जो है वो हिंदुस्तान के शहरी बनने के लिए ज़रूरी नहीं, अदरवाइज़ बर्थ है, डिसेंट है या इसी के साथ साथ नेचुरलाइजेशन, ये तीनों जो होते हैं वो हिंदुस्तान के नागरिक बनने के लिए ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 17, हु इज़ competent टू प्रिस्क्राइब कंडीशंस एज पर एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 18, सिटीजनशिप प्रोविजंस आर इनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, पार्ट 2 आर्टिकल जो है 5 से लेकर 11 तक जो है वो हिंदुस्तान में सिटीजनशिप के हवाले से बात करता है। तो पार्ट 2 में सिटीजनशिप के सारे प्रोविजंस है और आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जो है वो सिटीजनशिप के तमाम प्रोसेस को डिस्क्राइब करता है। क्वेश्चन नंबर 19, डिटेल्स ऑन हाउ सिटीजनशिप में बी एक्वायर्ड एंड टर्मिनेटेड आर एनुमरेटेड इन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में वो तमाम प्रोसेस है कि सिटीजनशिप कौन हासिल कर सकता है, किसको ख़त्म किया जा सकता है, ये तमाम चीज़ें सिटीजनशिप एक्ट 1955 में है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वॉज डिस्क्राइब बाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि हिंदुस्तान का वो कौन सा बेसिकली अगर राइट्स है जिसके बारे में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का सोल भी है और हार्ट भी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। जो रिट है हमारा, जो हमको दिया गया है 5 तरह का रिट, वो हमारा हिंदुस्तान के बी आर अम्बेडकर के अकॉर्डिंग हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट भी है और सोल भी है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज आल्सो अवेलेबल टू अ फॉरेन ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अगेंस्ट एक्शन विदाउट ऑथोरिटी ऑफ लॉ। Question number 22, which reference to the Constitution of India, which one of the following pairs is not correctly matched। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, यानी कि मैरिज एंड डाइवोर्स जो है ये कंकरेंट लिस्ट में नहीं है, इंश्योरेंस जो है यूनियन लिस्ट में है, फॉरेस्ट जो है वो कंकरेंट लिस्ट में है, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो भी आपको अगर हम बात करेंगे तो वो भी स्टेट लिस्ट में है। तो मैरिज एंड डाइवोर्स जो है इसका बेसिकली अगर हम बात करेंगे 22 का, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो सिर्फ ऑप्शन ए जो है स्टॉक एक्सचेंज जो है वो गलत है, वो स्टेट लिस्ट में नहीं है बल्कि दूसरी लिस्ट में है। फॉरेस्ट जो है वो कंकरेंट लिस्ट में है, इंश्योरेंस जो है यूनियन लिस्ट में है, मैरिज एंड डाइवोर्स जो है वो कंकरेंट लिस्ट में है। क्वेश्चन नंबर 23, ऑन होम डज द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 23 द फॉलोइंग आर प्रोहिबिटेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, यानी कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, बेगरी, स्लेवरी एंड बॉन्डेड लेबर, ये सारे के सारे आर्टिकल 23 के अकॉर्डिंग क्या है प्रोहिबिट किए गए हैं, मना किया गया है कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, आर्टिकल 20 से 22 रिलेट
टू द फंडामेंटल राइट्स टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी दिस राइट्स आर अवेलेबल टू। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो तमाम हिंदुस्तान के जो शहरी है या इसी के साथ साथ जो नॉन सिटीजन्स ऑफ इंडिया है उनको भी ये राइट्स हासिल है। क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द पर्सनल फ्रीडम इंश्राइंड इन आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, यानी कि फ्रीडम टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। इसको जो है हटा दिया गया, अब ये फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, once the proclamation of the emergency is made, the right of the citizen to move to the Supreme Court for the enforcement of this fundamental right is suspended by the। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन, अगर हम बात करेंगे तो बी, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होंगे ये कर सकते हैं, और यही जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वही हिंदुस्तान में इमरजेंसी को इम्पोज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, द इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डिपेंड्स मोस्ट ऑन द। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, यानी कि रिसोर्सेज अवेलेबल टू द गवर्नमेंट के पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे उसी के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, in the constitution opportunities for the development of scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform are found in। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पार्ट है, और हिंदुस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो टोटल है वो टोटल 11 है। क्वेश्चन नंबर 30, द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन सिटीज़न वर प्रोवाइडेड बाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, यानी कि एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हिंदुस्तानी शहरियों को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, यानी कि 1, 2 एंड 3 जो है तीनों जो है वो करेक्ट है कि दीज आर नॉट इन्फोर्सेबल, दे आर प्राइमरीली मोरल ड्यूटीज़, दे आर नॉट रिलेटेड टू द लीगल राइट्स। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के हवाले से है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, यानी कि टोटल जो है वो 11 है। क्वेश्चन नंबर 33, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैव बीन एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है स्वर्ण सिंह कमेटी के ज़रिए से, इन अकॉर्डिंग्स विद द रिकमेंडेशन ऑफ, कि किसने रिकमेंड किया था जिसके ज़रिए पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने ये रिकमेंड किया था, और उसी के बाद जो है फंडामेंटल ड्यूटी को हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। क्वेश्चन नंबर 34, रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम इज़। अगर इसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि फंडामेंटल राइट्स नहीं है, बल्कि फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन है कि वो हिंदुस्तान के फ्लैग को और नेशनल एंथम को क्या करे, रिस्पेक्ट करे। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एमंग द फंडामेंटल ड्यूटीज़ एज लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, यानी कि 1, 2 एंड 4। तो 1, 2, 4 जो होगा वह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो इसका जो करेक्ट, और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं ना, तो इसमें जो है वो थर्ड नहीं होगा, क्योंकि टू स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंट इन साइंटिफिक रिसर्च टू विन इंटरनेशनल फेम, ये सारी चीज़ें जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट। क्वेश्चन नंबर 37, द यूनियन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए ओनली, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टेट्स होते हैं वो यूनियन ऑफ इंडिया में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज़ अंडर यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, कि रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस एंड ऑयल फील्ड्स में, उनसे फील्ड में रिगार्डिंग जो रेगुलेशन है उसके बारे में बात की गई है हिंदुस्तान के 7th शेड्यूल में। क्वेश्चन नंबर 39, विच वन एमंग द फॉलोइंग स्टेट्समेन रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड राइट टू एजुकेशन इन इंडिया इज़ करेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, यानी कि द राइट हैज़ बीन गिवन टू द ऑल चिल्ड्रेन बिटवीन द एजेस ऑफ 6 to 14 ईयर्स अंडर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और उसके बाद से फिर जो है एजुकेशन को भी फंडामेंटल राइट बना दिया गया 86 अमेंडमेंट के बाद से। क्वेश्चन नंबर 40, विच इज़ कम्पिटेंट बॉडी टू प्रिस्क्राइब कंडीशन ऑफ द एक्वायरिंग ऑफ सिटीजनशिप। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है पार्लियामेंट डिस्क्राइब करता है। क्वेश्चन नंबर 41, राइट टू इन्फॉर्मेशन इज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है हमारा
फंडामेंटल राइट, ये हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है। क्वेश्चन नंबर 42, विच वन अमंग द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर अल्टरिंग द नेम ऑफ द स्टेट, वो नहीं बदल सकता है बल्कि हिंदुस्तान के सदर बदलता है। क्वेश्चन नंबर 43, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी के फ्रीडम टू ऑन, एक्वायर एंड डिस्पोज द प्रॉपर्टी एनीवेयर इन द कंट्री। क्वेश्चन नंबर 44, द पर्पज़ ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज़ टू ले डाउन, क्या हो सकता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, यानी कि ले डाउन पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन विच वुड गाइड स्टेट पॉलिसी एट ऑल लेवल्स। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ ऑल्सो अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन टू, फ्रीडम टू स्पीच, बोलने का अधिकार उनको भी दिया गया है, ये भी मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ह्यूमन राइट एज वेल एज अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है राइट टू एजुकेशन, ये फंडामेंटल भी राइट है और ह्यूमन राइट भी है। क्वेश्चन नंबर 47, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है हमारा टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, ये हमारा जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है बल्कि ये हमारा ये लीगल राइट है। क्वेश्चन नंबर 48, गवर्नमेंट इज़ फेडरल और यूनिटरी ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन द, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है हमारा ऑप्शन बी, सेंटर एंड स्टेट के दरमियान में जो रिलेशन होते हैं वही हमारा बेसिकली गवर्नमेंट इज़ अ फेडरल, और यूनिटरी जो होता है वो किसके बेसिस पे होता है, स्टेट और सेंटर के दरमियान में जो रिलेशन होते हैं उसके बेसिस पे। क्वेश्चन नंबर 49, रिगार्डिंग इक्वालिटी बिफोर लॉ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स एक्सेप्शंस इन द केस ऑफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, द प्रेसिडेंट और द गवर्नर, यानी कि इक्वालिटी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स एक्सेप्शन इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर के केस में वो एक्सेप्शन है, उनको कुछ और भी राइट्स दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 50, द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रोहिबिट्स चिल्ड्रेन, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, यानी कि बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज फ्रॉम बीइंग एम्प्लॉयड इन हजार्डस, के 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम करने के लिए मना किया गया है। क्वेश्चन नंबर 51, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर राइट टू इक्वालिटी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, यानी कि यह हमारा करेक्ट जो 1, 2 एंड 4, यानी कि फर्स्ट 2 एंड 4 जो है नॉन डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन और रेस, 2 हो जाएगा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, और इसी के साथ साथ 4 हो जाएगा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर स्टेट। क्वेश्चन नंबर 52, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन्स एज वेल एज द फॉरनर रिजाइडिंग इन द कंट्री या टेरिटरी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, यानी कि 2 एंड 4 जो है वो दोनों को दिया जाता है। एक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है और इसी के साथ साथ 4 जो है वो है राइट टू पर्सनल लिबर्टी। क्वेश्चन नंबर 53, द फंडामेंटल राइट्स टू डैश हैज़ बीन डिलीटेड बाई द, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, यानी कि फ्रॉम एसोसिएशन। बेसिकली अगर हम बात करेंगे कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको डिलीट कर दिया गया था फंडामेंटल राइट से, किस अमेंडमेंट के ज़रिए से, 44 अमेंडमेंट के ज़रिए से। तो ये याद रखना चाहिए कि राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो फंडामेंटल राइट था और उसको डिलीट कर दिया गया 44 अमेंडमेंट के ज़रिए से। क्वेश्चन नंबर 54, which article of the Indian Constitution of India says no child below the age of 14 years shall be employed to work in the any factory or mines or engage in any other hazardous employment, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, आर्टिकल 24। क्वेश्चन नंबर 55, मैच द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 4, 14, 15, 16, 17 एंड प्रोविजंस है ये, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, यानी कि इसका जो करेक्ट अगर देखेंगे सी का 1 है, उसी के साथ साथ बात करेंगे तो यह हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये देख लेना है कि हमें आर्टिकल 15 में क्या चीज़ें कही गई है। आर्टिकल 15 में जो है कि द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑन ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, ये हमारा आर्टिकल 15 में है। आर्टिकल 70 में जो है वो अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने की बात करता है, और इसी के साथ साथ तो ये चीज़ें हमें आपको याद रखना है कि कौन आर्टिकल किस चीज़ से रिगार्डिंग है। आर्टिकल 56 जो है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनिशिएट्स फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन
ऑफ चिल्ड्रेन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है आर्टिकल 45। क्वेश्चन नंबर 57, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, पार्ट 4 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के रिगार्डिंग बात करता है। तो पार्ट 1 जो है बेसिकली वो यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड बात करता है, पार्ट 2 जो है वो बेसिकली सिटीजनशिप के हवाले से बात करता है, पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट से बात करता है, पार्ट 4 जो है वो डीपीएसपी और पार्ट 5 जो है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड बात करता है। तो ये है हमारा आज का टोटल एमसीक्यूज़, और इसके बाद से फिर जो है और जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ साथ इस वीडियो का पीडीएफ आप टेलीग्राम लिंक पे भी पा सकते हैं, और अपने आप को मज़ीद अपडेट रखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।